हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है क्रिया। यूपी पुलिस में क्रिया से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि 99% चांसेज है कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए क्रिया को समझते हैं। सबसे पहले चीज, क्रिया क्या है? क्रिया में सबसे आपको पहले ये समझना है कि क्रिया में आता है पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, उठना, बैठना, चलना, गिरना। तो क्रिया में अक्सर आपको लास्ट में ना दिख जाएगा। अब आप कहेंगे क्रिया क्या होती है? यहाँ पर धातु लिखे हैं, धातु और क्रिया में अंतर क्या है? क्रिया जो भी बोलेंगे उसमें ना ना जरूर आएगा, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, जाना, गिरना, चलना। तो ये तो हो गया क्रिया। अब यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब धातु और क्रिया में अंतर क्या है? धातु हो गया पढ़, और धातु में प्रत्यय लगा करके, ना प्रत्यय लगा के बनाया जाता है क्रिया। तो ये हो जाएगा पढ़ना। पढ़ है धातु, क्रिया हो जाएगी पढ़ना। लिख है धातु, लिखना हो जाएगा क्रिया। इसी तरह से धातु में ना प्रत्यय लगा करके क्रिया बनाया जाता है। अब आपको धातु और क्रिया में कोई संशय नहीं रह गया होगा। धातु क्या होती है? धातु पढ़ और उसमें ना प्रत्यय लगा करके क्रिया बनाया जाता है। क्रिया धातु का मूल रूप होती है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें जो जो क्रिया मैं यहाँ पर बताया हूँ, यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि आप सभी क्वेश्चन सही करने में सक्षम होंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पूर्णकालिक क्रिया को। क्रिया के कई प्रकार हैं, लेकिन मैं केवल उन्हीं क्रियाओं के प्रकार को बता रहा हूँ जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पूर्णकालिक क्रिया किसे कहते हैं। पूर्णकालिक क्रिया, ऐसे आपको उदाहरण दे दिया रहेगा प्रश्न में, और आपको पहचानना रहेगा, चार ऑप्शन में दे देगा कि निम्न में से किस वाक्य में पूर्णकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन का तरीका यही रहेगा कि निम्न में से, निम्न चार विकल्पों में किन वाक्यों में पूर्णकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो पूर्णकालिक क्रिया जिस भी वाक्य में आपको कर दिख जाए, कर दिख जाए, कर दिख जाए, करके दिख जाए, कर और करके दिख जाए। मोनू नहाकर मंदिर जाता है, राम खाकर स्कूल जाता है। तो जहां पर आपको कर या कर के दिख जाए तो सीधे सीधे आपको क्या बताना है कि वहां पर पूर्णकालिक क्रिया है। इससे ज्यादा टफ नहीं पूछेगा। जब भी रहेगा उसमें कर या नहाना क्रिया है, तो नहाना में कर या करके जोड़ करके पूर्णकालिक क्रिया का रूप बन जाता है। अब दूसरी क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में देखिए एक ही साथ दो या दो से अधिक क्रियाएं आती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही साथ दो क्रियाएं हैं। यहाँ पर गिर, गिर का हो जाएगा गिरना, और यहाँ पर हंस का हंसना। तो एक ही वाक्य में अगर दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है तो आप बोलेंगे कि उस वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। इतना आपको समझ में आया होगा। क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? पहली चीज तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है। तो दुनिया में जितना नाम होता है, नाम को ही बोलते हैं संज्ञा। अब मैं बोल दिया चावल, चावल भी संज्ञा है। राम, राम भी संज्ञा है। पुस्तक, पुस्तक भी संज्ञा है। मतलब जितनी भी चीजों का नाम है उसको संज्ञा बोल सकते हैं। तो आपको संज्ञा समझ में आया होगा। संज्ञा की परिभाषित रूप से बोलेंगे तो संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को प्रदर्शित करता है। कहना है कि हर चीज का नाम है तो उसी को संज्ञा बोलेंगे, नाम अर्थात संज्ञा। अब यहां पर जैसे हो गया राम, राम भी संज्ञा है। तो क्रियार्थक संज्ञा का तात्पर्य क्या है कि क्रियार्थक संज्ञा होती क्या है, ये आपको समझने के लिए समझना होगा। संज्ञा, संज्ञा आपको समझ में आ गया। संज्ञा, नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। क्रियार्थक संज्ञा, क्रिया का अर्थ देने वाली, मतलब
संज्ञा का अर्थ देने वाली क्रिया, संज्ञा के स्थान पर क्रिया का प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर क्रिया का प्रयोग, या तो आप बोल सकते हैं संज्ञा को कर्ता बोल सकते हैं, कर्ता के स्थान पर क्रिया का प्रयोग। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यहाँ पर कहीं पर आपको कर्ता या फिर संज्ञा दिख रही है? नहीं दिख रही है। कैसे? अगर इसमें हम कौन लगा करके प्रश्न करेंगे तो हमें प्राप्त होता है कर्ता। जैसे कौन खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है, तो सीधे सीधे आप समझ जाएंगे कि इसमें कर्ता नहीं है। और यहाँ पर खेलना संज्ञा का स्थान क्रिया ले ली है, संज्ञा का स्थान कौन ले लिया है? क्रिया ले ली है। खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ पर जब संज्ञा का स्थान क्रिया ले लेगी तो उसे बोलेंगे क्रियार्थक संज्ञा। अब अगली चीज है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें अंतर क्या है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन होगी? जब भी आप किसी सामने वाले को कोई कार्य करने को बोलेंगे, या तो आदेश दे सकते हैं या तो प्यार से बोल सकते हैं, सिर्फ सामने वाले को अगर आप काम करने के लिए बोलते हैं, कोई भी कार्य सामने वाले को करने को बोलते हैं, तो वो आएगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा कि सामने वाले से आप कार्य को बोलेंगे कि कोई तीसरा उस कार्य को करे। अब उदाहरण समझिए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आप सामने वाले से कार्य करने को बोलेंगे, पापा चॉकलेट लाना, पापा चॉकलेट लाना, पापा आपके सामने है, आप बोलेंगे पापा चॉकलेट लाना, तो सामने वाले व्यक्ति को कार्य करने के लिए आप बोल रहे हैं। माँ जरा पानी लाना, तो सामने वाले व्यक्ति को आप कार्य करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा कि किसी तीसरे से काम करवाया जाएगा, सामने वाले को बोलकर किसी तीसरे से काम करवाया जाएगा, और इसमें अक्सर क्रिया में वाना जोड़कर बनाया जाता है। क्रिया में वाना जोड़ देंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। माँ खाने में सब्जी बनवाना, मान लीजिए थर्ड पर्सन बावर्ची है, तो आप बोल तो रहे हैं, अगर बोलते हम कि माँ खाने में सब्जी बनाना, तो ये आ जाता प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में, क्योंकि काम सामने वाले को बोल रहे हैं। और अगर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण समझना है, तो माँ खाने में सब्जी बनवाना किसी तीसरे व्यक्ति से कार्य करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? इसमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियां आती हैं, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां, हिनहिनाना, खटखटाना, भिनभिनाना, तो जहां पर भी आपको ऐसी ध्वनियां दिखेंगी आप बोलेंगे उसमें अनुकरणात्मक क्रिया है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में सामने वाले को बोलकर तीसरे से काम करवाना, अर्थात क्रिया में वाना जोड़ना, बनाना नहीं बनवाना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में सामने वाले को कार्य करने के लिए बोलना, क्रियार्थक संज्ञा में कर्ता के स्थान पे या संज्ञा के स्थान पे क्रिया का प्रयोग करना। संयुक्त क्रिया में एक ही वाक्य में जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हो तो उसे संयुक्त क्रिया वाला वाक्य बोलते हैं। पूर्णकालिक क्रिया जब वाक्य में कर या करके आता है तो उसे पूर्णकालिक क्रिया बोलते हैं। अब हम समझेंगे क्रिया से संबंधित बेस्ट वाले क्वेश्चन को, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी इसी वीडियो में। अगली टॉपिक है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब समझते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसको अगर आप पहचानना समझ गए तो यहाँ से बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि उसमें अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। आसान सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। अब कितने लोग को शायद पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता है कि कर्म क्या होता है। सबसे पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि हिंदी में वाक्य का जो क्रम होता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, हिंदी में वाक्य का क्रम होता है कर्ता, कर्म,
फिर जाकर के क्रिया। तो अब आप समझिए, जो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर जो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, जितने भी सब्जेक्ट कहे जाते हैं, सब्जेक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता, और ऑब्जेक्ट यानी कर्म, क्रिया यानी वर्ब। वर्ब। अब आप लोग हिंदी में तो ये पढ़ते हैं कि कर्ता कर्म क्रिया, क्रम क्या रहेगा, कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, लेकिन इंग्लिश में वर्ब पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में जाता है। तो यहाँ पर हमको समझना है कर्म किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। कितना ही बड़ा वाक्य दे दिया रहे आपको, उसमें आपको पहचानना है कि उसमें कर्म है या नहीं। अगर आपके पास एक चीज आ जाती है कि आप किसी भी वाक्य में देखकर अगर आप बता देंगे इसमें कर्म है या नहीं, अगर आप ये बता देंगे तो ये पूरा टॉपिक खत्म। बस एक बात पे निर्भर करता है, आप किसी भी वाक्य को देखकर बता दें कि उसमें कर्म है या नहीं। अगर आप बता देते हैं तो ये पूरा टॉपिक आपके उंगली पर। तो सबसे पहली चीज, अगर कर्ता को पता करना है कि कर्ता इस वाक्य में है या नहीं, तो इस वाक्य में कौन लगा के प्रश्न कीजिएगा। कौन लगा के प्रश्न कीजिएगा। कौन लगा के जब प्रश्न करेंगे, कौन पुस्तक पढ़ता है, तो जो उत्तर मिलेगा उसे बोलते हैं कर्ता। ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि किसी भी वाक्य में अगर हमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता पता करना रहेगा तो उसमें हम कौन लगा के प्रश्न करेंगे। कौन हंसती है, राधा हंसती है, तो इसमें कर्ता कौन है, राधा। कौन रोती है, वह रोती है, तो इसमें कर्ता कौन है, वह। कौन इंतजार करती है, वह इंतजार करती है, तो कर्ता कौन है, वह। कौन पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। मैं बोला अगर कर्म आप पहचाना जान गए तो ये पूरा टॉपिक आपकी उंगली पर। तो कर्म अगर आपको पता करना है किसी भी वाक्य में, तो उस वाक्य में आपको क्या, किसे और किसको, क्या, किसे, किसको, ये तीनों लगाकर प्रश्न करेंगे तो अगर आपको उत्तर मिलता है तो उसमें कर्म है। अगर उत्तर मिलता है तो उसमें कर्म है। अब जैसे हम प्रश्न करते हैं, राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम किसे पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है। राम किसको पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है। अब यही क्वेश्चन हम इधर करेंगे, राधा क्या हंसती है, उत्तर मिला, नहीं मिला। राधा राधा क्या हंसती है, नहीं उत्तर मिला। राधा किसे हंसती है, नहीं उत्तर मिला। राधा किसको हंसती है, उत्तर नहीं मिला। तो अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो इसमें रहेगा अकर्मक क्रिया। अगर उत्तर मिल जा रहा है क्या, किसे, किसको से लगाकर प्रश्न करने पर, तो उसमें कर्म है। सकर्मक जिसमें कर्म होगा, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होगा। अब इतना आपको कर्म पहचानना समझ में आ गया कि किसी भी वाक्य में आपको कर्म पहचानना रहेगा तो आप उसमें क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। जैसे इसमें बताइए कर्म कौन है, तो आप बोलेंगे शीला ने क्या खाया। शीला ने क्या खाया, तो शीला ने सेब खाया। शीला ने किसे खाया, शीला ने सेब को खाया। शीला ने किसको खाया, शीला ने सेब को खाया। तो यहाँ पर उत्तर मिल रहा है। तो यानी कि ये सब जो है वाक्य, इसमें सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या, खाना, पढ़ना, साथ में कर्म है, तो इस क्रिया को सकर्मक क्रिया बोलेंगे। इसको बोलते हैं, ये उत्तर यहाँ पर मिला, ये भी कर्म है। राम क्या पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है, तो ये कर्म है। कर्म के साथ आने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया। शीला ने क्या खाया, शीला ने सेब खाया। सेब खाया तो यहाँ पर सेब कर्म हो जाएगा। कर्म के साथ आने वाली क्रिया खाना, कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में इसका कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा, प्रश्न करके देख लीजिए। वह क्या रोती है, कुछ उत्तर मिला, नहीं। वह क्या इंतजार करती है, कुछ उत्तर मिला, नहीं मिला। और एक चीज और, अकर्मक क्रिया में कोई भी प्रत्यक्ष वस्तु नहीं आएगी। जिसकी बात किया जाए, अकर्मक क्रिया में प्रत्यक्ष वस्तु अर्थात प्रत्यक्ष क्रिया वाली चीजें नहीं आएंगी। प्रत्यक्ष क्रिया यहाँ पर देखिए, राधा हंसती है, वह रोती है,
वह इंतजार करती है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं देखी जा सकती। हंसना नहीं देखा जा सकता, रोना नहीं देखा जा सकता, इंतजार करना नहीं देखा जा सकता। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर बनेगा कैसे। सिंपल सा प्रश्न इसमें से बनाएगा, यहाँ पर आपको दे देगा कि इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके साथ कर्म आया है। इसमें सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक? तो आप बोलेंगे इसमें अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। क्या किसको से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिल रहा है? तो ये अकर्मक क्रिया हुई। अगला प्रश्न कैसे पूछ सकता है? आपको अगला प्रश्न वाक्य नहीं देगा, केवल शब्द दे देगा। अब देखिए यहां पर, जैसे हम यहां पर दे देते हैं रोना, पढ़ना, खाना। अब इसी मान लीजिए और एक रहेगा गाना। इन्हीं 4 शब्दों को दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से अकर्मक क्रिया है। निम्न में से, निम्न 4 विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है। तो आप क्या बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन अकर्मक क्रिया है? अगर आप बोलते हैं पढ़ना, तो आपके दिमाग में आएगा पुस्तक पढ़ना। बोलते हैं आप खाना, तो भोजन खाना। गाना, गाना गाना, या संगीत गाना। रोना में आपके क्या दिमाग में आ रहा है? रोना में कोई सब्जेक्ट दिमाग में कोई ऑब्जेक्ट दिमाग में आ रहा है? रोना में कोई कर्म आपके दिमाग में आ रहा है? रोना नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर रोना की जगह हंसना होता तब भी कोई कर्म नहीं आता। बाकी इसमें पढ़ना बोल रहे हैं तो सीधे दिमाग में आ रहा है पुस्तक, खाना बोल रहे हैं तो सीधे दिमाग में आ रहा है भोजन, गाना बोल रहे हैं तो संगीत या सॉन्ग, जैसा भी आप समझ लें। तो रोना इसमें अकर्मक क्रिया है, क्योंकि रोना जब भी आएगा किसी वाक्य में तो वो बिना कर्म के साथ आएगा। तो इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, आप सभी प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे।